राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। ये वही तीसरी सीट थी जिसके लिए कांग्रेस में बगावत हुई और सरकार भी गिर गई। अब क्या कांग्रेस ये तीसरी सीट जीत पाएगी या बीजेपी के खाते में जाना कंफर्म है? 10 मार्च 2020 की इस एक तस्वीर ने मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण बदल दिया। न केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार गिर गई, बल्कि राज्यसभा चुनाव का गणित भी बदल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से किनारा किया तो उनके साथ 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी। सिंधिया ने 12 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। दरअसल 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण ने देश को ऐसा घेरा कि तमाम सियासी उठापटक बंद हो गई। अब 85 दिनों बाद 19 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है, तो 3 में से एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी से प्रथम वरीयता उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो कांग्रेस से प्रथम वरीयता उम्मीदवार दिग्विजय सिंह हैं। पेंच तीसरी सीट को लेकर है। विधानसभा में विधायकों की संख्या तीसरी सीट के लिए अहम रोल निभाएगी। तीसरी सीट पर मुकाबला एसटी वर्ग से आने वाले कांग्रेस के फूल सिंह बरैया और एसटी वर्ग से आने वाले बीजेपी के डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के बीच होगा। जीत के दावे दोनों तरफ से हैं। हालांकि राज्यसभा का गणित विधायकों की संख्या पर ज्यादा निर्भर है। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से देखें तो 230 विधायकों की विधानसभा में 24 सीटें खाली हैं, यानी संख्या बल 206। ऐसे में एक सीट को जीतने के लिए 52 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। ऐसे में दोनों सीट जीतने के लिए बीजेपी को 104 विधायकों की जरूरत है, जो आसानी से उसके पास मौजूद है। कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 92 है। एक सीट के बाद कांग्रेस के पास 40 विधायक बचते हैं। बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक भी अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस के पास 47 विधायक ही बचेंगे। तो भी सीट जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। बहरहाल जीत के दावे दोनों तरफ से हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ही कुछ बात कांग्रेस के लिए बन सकती है, लेकिन फिलहाल बदले हुए हालात में इसकी संभावना बेहद कम ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए, बात यहीं पर आके अटकती है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस के पक्ष में कुछ तस्वीर बन सकती है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी बीजेपी की तरफ से और योगेश यादव कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हितेश जी और योगेश जी, आप दोनों का मैं बंसल न्यूज़ पर स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। योगेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले, मार्च का वो महीना था और अब जून का महीना चल रहा है। क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए हालात मध्य प्रदेश में और खासकर राज्यसभा चुनाव के लिहाज से कितने बदल गए हैं? देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई है कि राजनीति का जो खेल है वो अनिश्चितताओं का खेल है। संख्या बल के हिसाब से जैसा आपने स्पष्ट किया है कि 104 विधायक यदि बहुमत देते हैं किसी भी पार्टी को तो उसके सांसद चुने जाएंगे। लेकिन संभावना इसमें भी परिलक्षित इस बात की होती है कि कांग्रेस भी संख्या बल के हिसाब से इतनी ज्यादा कम नहीं है। और मैंने कहा ना कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव हो सकता है। और ये भी संभव है कि कांग्रेस अपनी 2 सीट जीते वहां पर और 2 सीटों के लिए प्रयासरत है। और निश्चय ही कुछ भी चमत्कार हो सकते हैं कि जब 22 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। अनिश्चितताओं का खेल है और हम सभी को प्रतीक्षा करना चाहिए। यहाँ इस बात को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत ही जाएंगे, क्योंकि ये भी संभावित है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी और फूल सिंह बरैया जी अपने कमी सीट पर 5 सीटों पर अंतर है, 5 विधायकों की और आवश्यकता है। तो राजनीतिक में कुछ भी चमत्कारिक हो सकता है। चलिए, राजनीति है और संभावनाओं का खेल है। हितेश वाजपेयी जी, आपके पास आना चाहूँगा। शायद कांग्रेस वो दिन याद कर रही है जब बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई थी, 2 वोट समर्थन में गिरे थे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें आपने जो उदाहरण दिया उससे स्पष्ट हो जाती हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा उस व्यक्ति का पलड़ा भारी होता है जिसकी सरकार होती है। तो स्वाभाविक है कि जो फ्रीलांस विधायक होते हैं वो सत्तान्मुख होते हैं
और स्वाभाविक है कि आज शिवराज जी और महाराज की जो सरकार चल रही है वो बहुत स्थिर और मजबूत सरकार है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और यादव साहब ने भी स्वीकार किया है कि 2 सीटें एक तरफ आनी ही है। और जैसा कि 7 निर्दलियों का सवाल है, और एक आंकड़ा शायद भूल रहे हैं सब लोग कि अभी 15 विधायक कांग्रेस के और ऐसे बाकी हैं, जहां तक मुझे उस समय की चर्चा के दौर याद आते हैं, जो शायद अभी महाराज जी ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले थे। तो बहुत सारी संभावनाएं अभी कांग्रेस में ही बाकी हैं, क्योंकि कांग्रेस में मेरा मानना यह है कि दिग्विजय सिंह जी के समर्थन में कांग्रेस के विधायक कम हैं, और इसका लाभ हमें मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के लिए बहुत सारे कांग्रेस के नेता और सही रूप में दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार मानते हैं। मेरा भी मानना यही है कि कमलनाथ जी से ज्यादा जिम्मेदार दिग्विजय सिंह हैं, और उनके हावी होने की वजह से कमलनाथ जी स्वयं इस बात को संकेतों में भी और स्पष्ट रूप से भी कह चुके हैं कि मिसगाइड करने के कारण सारी परिस्थितियां बनी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी उसका सेकंड फेज बाकी है, जिसका दर्शन मुझे लगता है 19 तारीख को हो सकते हैं। और हम तो मान के चलिए कि लगभग दोनों सीटों के लिए तैयारी कर चुके हैं, और बाकी जो स्ट्रेटेजी है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों मिलकर महाराज के साथ बना ही रहे हैं। योगेश जी ने एक बात कही थी वाजपेयी साहब, योगेश जी ने एक बात कही कि सिर्फ पाँच का वो आंकड़ा है जो कांग्रेस के लिए दूसरी सीट से दूर है, और उनको उम्मीद है उन 5 लोगों की। लेकिन इस बीच एक बात आपकी तरफ से निकल के आई, इसलिए मैं योगेश यादव जी की तरफ रुख कर रहा हूँ। योगेश जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि 15 ऐसे लोग हैं जिनके लिए अभी कांग्रेस में दरवाज़ा बंद हो सकता है और बीजेपी में उनके लिए दरवाज़ा खुल सकता है। एक बड़ा बयान दे रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, बीजेपी में खुल सकता है ये नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा मानना ये है कि जो असंतुष्ट विधायकों की सूची थी उसमें से अभी 15 बाकी हैं विधायक जिन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले। पत्ते नहीं खोले योगेश साहब? 15 ऐसे विधायक हैं आपके जिनके पत्ते नहीं खोले अभी। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर हृदय वाजपेयी यदि कोई ख्याली पुलाव पकाना चाहे तो उसमें कौन रोक सकता है। घर में बैठे हैं तो बैठे बैठे कुछ पुलाव पकाए जाना चाहिए, इसमें कोई अस्तुतिहीन बात है, इसमें कोई दम नहीं है। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, दिग्विजय सिंह जी पर आरोपित किया जाना ये न्याय संगत नहीं है। एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के लिए स्तंभ के रूप में उन्होंने कार्य किया है। यादव साहब, ये कमलनाथ जी ने संकेत दिया और कहा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो आंतरिक टिप्पणियां कोई राजनीतिक उस पर नहीं रहती है। कमलनाथ जी एक भी गंभीर और गंभीर धैर्यवान नेता है, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का सामंजस्य आपस में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि हम चमत्कार की घोषणा नहीं कर रहे हैं, चमत्कार के बारे में अभी आपके सामने उद्घोष नहीं कर रहे हैं, लेकिन चमत्कारिक पूर्ण घटना होना संभावित है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 सीटें राज्यसभा की कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा है कि 15 सीटों पर जो संभावना व्यक्त की जा रही है, तो हम भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में है। जिस तरीके से उपेक्षा की जा रही है शिवराज सिंह जी द्वारा और मंत्रिमंडल के हेरफेर में जिस तरीके से, लेकिन यादव साहब जिस चमत्कार की बात आप कह रहे हैं, आंकड़ों से वो चमत्कार कहीं नजर नहीं आ रहा, बहुत दूर नजर आ रहा है। और जैसा कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि सत्ता की तरफ झुकाव लोगों का ज्यादा होता है। कांग्रेस की जब सत्ता थी तब भी हमने देखा था, और अब तो शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं, तो क्या झुकाव इस तरफ नहीं होगा? देखिए, मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अभी प्रशासनिक तौर पर या वैधानिक तौर पर सत्तारूढ़ दल कह सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि ये अल्पमत की सरकार है और अनिश्चितताओं की सरकार है। अभी ये नहीं कह सकते कि गेंद मैदान से बाहर चली गई है, अभी पाले के अंदर ही मैदान है। अल्पमत की इसलिए कह सकते हैं हम कि यदि 230 डॉक्टर वाजपेयी, आप सुने, मैं टेक्निकली कह रहा हूँ और मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा में मौजूद विधायकों की संख्या में ये बहुमत की है, तो अल्पमत की या और कोई हम सहयोग लेकर जैसे आपने बनाई थी, तब यदि कुल संख्या से कम रहता तो मैं आपकी बात स्वीकार करता, उसमें कोई बुरी बात नहीं। डॉक्टर साहब एक चीज ये सामने आती है निकल के, मान लीजिए कि ये दूसरी सीट भी
डॉक्टर साहब की दूसरी सीट भी मान लेते हैं कि बीजेपी के खाते में चली जाती है, इसे भविष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति के तौर पर आप किस तरह देखते हैं? कितना बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखेगा? आगामी उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में जाती है तो कितना फर्क उस चुनाव में नजर आएगा? क्या बल मिलेगा बीजेपी को इससे? देखिए खान साहब, मेरा मानना यह है, यदि आकलन को हम समझें ठीक से और ऐसा यदि होता है, हम ये मान के चलें, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा। और आप मान के चलिए कि इसके बाद फिर कांग्रेस संभल नहीं पाएगी, क्योंकि हम सभी लोग बहुत अच्छे से, यादव साहब भी जानते हैं, बहुत सारी चीजें ऑन स्क्रीन नहीं कही जाती हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह इज वन ऑफ द डिविजिव फैक्टर राइट नाउ इन कांग्रेस, जिनकी वजह से कांग्रेस में अभी एक और विभाजन होना बाकी है, और जो रुक गया है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, तो उसमें हमारा भाजपा का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस में नेताओं के आपस के सामंजस्य का विषय है। फिर मैं कह रहा हूँ, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। हम तो ठीक है, चूंकि बाइपोलर पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश की, तो स्वाभाविक है कि एमएलए जब वहां से निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश करते हैं, और देख रहे हैं वो पिछले 1.5 दशक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में कमान है, जो एक बहुत मैच्योर लीडर हैं। बीडी शर्मा जैसा नेतृत्व हमारे पास अध्यक्ष के रूप में है, तो हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज कम है रिलेटिवली। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नेचुरल चॉइस बीजेपी बनती है, और वो आके अपना जो संकल्प है वो दिखाते हैं, तो इस वजह से बीजेपी में शामिल होते हैं। लेकिन पॉलिटिकली हम देखें तो हम सब जानते हैं कि अभी दिग्विजय पार्ट 2 है, वो होना बाकी है। एंड और आपको भी ध्यान होगा खान साहब कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ था, आप याद करेंगे, उसमें राज्यसभा प्रमुख बिंदु था, आपको याद होगा, राज्यसभा का चुनाव, और कोरोना के कारण वो डिले हुआ। तो जो कॉज था, जो कारक था जिसकी वजह से डिवीजन हुआ, सरकार गिराने का डिवीजन नहीं था वो, उसमें राज्यसभा एक बहुत बड़ा विषय कांग्रेस के अंदर का था। तो वो विषय आज भी मौजूद है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी आज भी उनके प्रत्याशी हैं, तो स्वाभाविक है विषय मौजूद है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है राजनीतिक रूप से कि अभी एक विखंडन और बाकी है। यादव साहब 2 बातें आपसे जो डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखी। पहली बात यह है कि अगर ये दोनों सीटें राज्यसभा की बीजेपी के खाते में चली जाती हैं तो कांग्रेस फिर प्रदेश में दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी, और दूसरी बात ये कि दिग्विजय सिंह को अभी एक बार और पार्टी के लिए विघटनकारी साबित होना है। दोनों बहुत बड़ी बातें डॉक्टर साहब की, आपका रिमार्क चाहूँगा इस पर मैं। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में जो कुछ भी होना था वो हो चुका। अब प्यूरिफाई कांग्रेस है, निष्ठा वालों की कांग्रेस है, जज्बाती भावनात्मक रिश्ते वालों की कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर एक सिस्टमेटिक प्रणाली लागू हो चुकी है जो भावनात्मक सच्चे और जज्बाती तौर पर कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जो कुछ होना है वो तमाशा तो भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के विषाद, जो संघी कार्यकर्ता, जो आरएसएस से कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के पहुंचे हुए लोग, जो 22 विधायक वहां पर जाकर उनके ऊपर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला सहन करना पड़ रही है। आप हाटपिपलिया के वातावरण को देख लीजिए, दीपक जोशी ने क्रांति कर दी, इंदौर में राजेश सोनकर ने क्रांति कर दी, आप क्रांति देख लीजिए, कोल्हापुर देखिए, आप डॉक्टर साहब सुनिए, क्रांति कर दी। क्रांति ये हुई है कि आप में आंतरिक विद्वेष, आप में गाली गलौज की घटना हुई है। कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछिए, आप हाटपिपलिया की पोजीशन को पता लगाइए। अरे आप सुनिए डॉक्टर साहब आपको मैं तथ्यात्मक साक्ष्य के आधार पर बोल रहा हूँ। आज की हालत देखिए डॉक्टर साहब, पूरी बात मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, आप नहीं मेरी आपकी बात सुनिए, लेकिन कल्पना के आधार पर आप कर रहे हैं, तो एक अलग बात होगी ना। आप कांग्रेस के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि कांग्रेस में एक विघटन बाकी है, तो अब कितने भाग होंगे भारतीय जनता पार्टी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी क्या आरएसएस कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है? अब भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी की अपनी मूल पहचान क्या है? आपको नहीं आप जो डिफेंस कह रहे हैं,
डॉक्टर साहब, आपके पास आपको सबूत कांग्रेस नहीं के विघटन की चिंता हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के हालात तो देखिए, आज शिवराज सिंह चौहान के हालात देखिए। नहीं यादव साहब देखिए, यादव साहब ये कहना कि बीजेपी के भीतर अब दो फाड़ शुरू हो गई है या उनके भीतर से बगावत शुरू हो गई है, हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके हाथ से राज्यसभा की दोनों सीटें निकल जाती हैं तो क्या आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस का मोरल डाउन करने वाली खबर नहीं होगी ये? देखिए, राज्यसभा हमारे लिए अब मसला नहीं है। मसला इस बात का है कि 24 विधानसभा, जहां पर कांग्रेस तीक्ष्ण रूप से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, जज्बाती कार्यकर्ताओं को, तब सब आप बोलने दिया करें। देखिए, नॉट ए फेयर, जब आप बोलते हैं मैं चुप रहता हूं, आप बोलने दिया करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जहां जहां भी इनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कांग्रेस का थोपा हुआ प्रत्याशी, जिसको ये कांग्रेस का ही प्रत्याशी अभी भी मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संघ के कार्यकर्ता जो अखबारों में बयान दे रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता कि हम कांग्रेस के लोगों को गलत बयान कर रहे हैं। साक्ष्य के आधार पर आपके अंदर विघटन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने टुकड़े होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी अब कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी क्या जनसंघ की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित पार्टी है। आप अपने के तरफ आपका भूल क्या रहे? नहीं यादव साहब, देखिए यादव साहब, अभी बीजेपी पर इतना ब्लेम गेम करने से पहले मैं कांग्रेस के भीतर चाहूंगा कि आप अपनी अंदरूनी जो राजनीति है उस पर बात करें। हम लगातार वो सिलसिला भी देख रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे वो अपने साथ एक बड़ी तादाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और यहाँ तक कि उसमें कई पदाधिकारी भी शामिल हैं जिसको लेकर बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो एक बड़ा कुनबा अगर बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस उन इलाकों में कमजोर होगी? कोई भी वरिष्ठ नेता अभी तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं को ले जाकर शिवराज सिंह जी की तरफ से दुपट्टे पहनाए जा रहे हैं, जिनको शॉल पहनाई जा रही है, वो इतने छोटे कार्यकर्ता हैं, वो ड्राइवर हैं, वो निजी सचिव हैं, वो मोहल्ले के कार्यकर्ता भी नहीं, नहीं होता है पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बनाया जा रहा है। ये छदम में प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रस्तुत की जा रही है। कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब आता हूं मैं आपके पास, डॉक्टर साहब आता हूं आपके पास। मैं कह रहा हूँ सेक्टर प्रभारी स्तर का कार्यकर्ता 200 विधानसभा से निकलकर बीजेपी फेयर डिबेट का लक्ष्य नहीं है। एक फेयर डिबेट होना चाहिए। या तो डॉक्टर साहब आप बोलने दिया करें, जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं। जब मेरी बात तथ्यात्मक रूप से आप सुनने की ताकत रखा करें, जब आपको सच का स्वीकार करके बोलेंगे तो हम क्यों नहीं रखेंगे? जब आप जब सच को सुन ही नहीं पाते हैं ना, मैं बतला रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में टुकड़े होने वाले हैं। शिवराज सिंह जी इस्तीफा देने वाले हैं, शिवराज सिंह जी इस्तीफा देने वाले हैं। नहीं देखिए इस तरह से बात करने में तो बात किसी के समझ में नहीं आती। उमेश साहब, योगेश साहब माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत समय दिया। डॉक्टर वाजपेयी कुछ बीच में लगातार कहना चाह रहा था, मैं डॉक्टर वाजपेयी की बात सुन लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगा। नहीं, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा। यादव साहब पूरा समय दूंगा। डॉक्टर साहब केवल 2 लाइन कहना चाहता हूं। डॉक्टर साहब बोलिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस कमजोर दौर से गुजर रही है। यादव साहब का मैं सम्मान करता हूं। यादव साहब कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो उससे स्नेह करते हैं, और कोई बुराई नहीं है अपने दल से स्नेह करना, अच्छी बात है भाई, मैं तो सम्मान करता हूं यादव साहब उसका। लेकिन आज आपका दौर कठिन है, तो जब भी देखिए, मैंने इसीलिए कोई भी चार्ज गैर तथ्यात्मक नहीं लगाया। मैंने बात करी कि 25 विधायक छोड़ के गए, क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या माधवराव सिंधिया जी 18 साल से कांग्रेस से जनप्रतिनिधि नहीं है? सॉरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो आप मान के चलिए, क्या विधानसभाओं से सेक्टर प्रभारी और जिलाध्यक्ष कांग्रेस के सिटिंग छोड़कर बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? मैं गैर तथ्यात्मक तो बात ही नहीं कर रहा हूं इसलिए अभी कि कौन किसको गाली दे रहा है या ऑफ रिकॉर्ड चर्चा कर रहा है। चलिए यादव साहब, क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ भी कह सकते हैं अपन। यादव साहब देखिए डॉक्टर वाजपेयी ने बहुत फेयर बात की है। उन्होंने पार्टी से आपके प्रेम पर कोई सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ उन लोगों के नाम लिए जो वाकई आपको छोड़कर चले गए। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका था। क्या कांग्रेस इतने बड़ी संख्या के जाने के बाद भी कमजोर नजर नहीं आएगी विधानसभा उपचुनाव में? देखिए खान साहब, जो 22 विधायक गए हैं उनको खरीदा गया है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन चले तो गए। यादव साहब, पार्टी के लिए झटका है कि नहीं, आप ये बताइए। खान साहब मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। खान साहब ये बताइए,
कांग्रेस का कौन सा वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में गया है? डॉक्टर साहब थोड़ा समय दे दीजिए। कांग्रेस की तरफ से कौन सा वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में? आप वो ड्राइवरों को, निजी सचिव को, घर के कामगारों को दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता बना रहे हैं। आप शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा कर रहे हैं उनको। यादव साहब जो विधायक चले गए उनका क्या? वो तो आपकी सरकार तक गिरा के चलेगा, इतनी बड़ी तादाद थी उन विधायकों की। अब वो अपने साथ जिन कार्यकर्ताओं को लेके जा रहे हैं, धंधे में गए हैं, वो तो खरीद फरोख्त के धंधे में गए हैं, उनको खरीदा गया, मोल भाव में गए हैं और उसका बदला जनता लेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर आप अपना घर नहीं संभाल पाए थे तभी खरीद फरोख्त हो गई। मध्य प्रदेश की जनता इस कूटनीति चाल, ये चौसर की चाल, ये जनता के साथ धोखे का बदला मध्य प्रदेश की जनता लेगी। राज्यसभा का चुनाव एक अलग फैक्टर का चुनाव है, जो जनता के चुनाव में कांग्रेस के नेता जिम्मेदार है। अभी आप जनता का चुनाव देखिए ना, उपचुनाव बाई इलेक्शन में, आप 24 का जो बाई इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस की पोजीशन देखिए, आप बताइए। चलिए ठीक। यादव साहब आपको रोकना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट चाहूंगा। कांग्रेस में से जितने विधायक चले गए उनका इतना दर्द नहीं है जितना ये कहना है कि खरीद फरोख्त के जरिए गए। ये मामला शायद विधानसभा उपचुनाव में लेकर भी कांग्रेस जाएगी और ये बात जनता के सामने कहेगी। बीजेपी के पास इसको लेकर क्या कुछ जवाब होगा? फाइनल कमेंट आपका। देखिए खान साहब, हर चीज जनता के सामने ही होगी, लेकिन इसमें जनता भागीदार नहीं है। फिर मैं बता दूं, 40,000 करोड़ की ऑन रिकॉर्ड संपत्ति के मालिक को ये बोलते खरीद लिया। इसी तरह तो अपमान किया उनका, सिंधिया जी का। ये यदि नहीं करते तो बने रहते। तो इस प्रकार के विधायक है साहब, ये आपकी ही सरकारों में, उनको आपसे बोलते ड्राइवर है, ये तो नौकर है। जनता हिसाब लेगी आपसे, जनता इंतजार कर रही है, जनता होता है जब कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सब होते देखता है तो भाई अपशब्द मत कहो। आप कमजोर दौर से गुजर रहे हो, पार्टी छोड़ रहे होंगे, लेकिन ठीक है, अपमान मत करिए कार्यकर्ता का। तो होता क्या है यादव साहब, फिर ऐसी ही भाषा का प्रयोग आपस में शुरू हो जाता है और टूट जाता है। तो ये अभी चलिए ठीक है, चर्चा में जो है शब्दों का मान सम्मान जरूर रखिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक बात दोनों मेहमानों को, तमाम दर्शकों के सामने कहना चाहूंगा कि मौजूदा हालात जिस तरह नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि राज्यसभा की 2 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जाना तय है। इसी तरह से जो सियासी पंडित हैं उनका अनुमान यह है कि अगर 2 सीटें राज्यसभा की बीजेपी के खाते में चली जाती हैं तो जिस आगामी उपचुनाव की बात हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं उसमें कांग्रेस के लिए मोरल डाउन करने वाली खबर तो ये ज़रूर होगी ही। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का, वाजपेयी साहब आपका और यादव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।